हाँ भाई देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले इंटरेक्शन पढ़ा था, थर्मल इंटरेक्शन। वी हैव स्टडीड अबाउट द थर्मल इंटरेक्शन। ठीक है, मैंने एक चीज बताया था, चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ठीक है, इफ द चेंज इन एनर्जी इज ड्यू टू हीट। ओके, दो सिस्टम है, इंटरेक्ट किए, ठीक है, ए और ए डैश, दो सिस्टम्स ने आपस में क्या किया? इंटरेक्ट किया। ओके, और इंटरेक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या कहा? इफ एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर फिक्स्ड, एक्सटर्नल पैरामीटर बाह्य प्रचालों को अगर फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो वर्क डन कितना होगा? एक्सटर्नल वर्क डन 0 होगा। तो उस केस में जो एनर्जी में चेंज होता है, दैट इज ड्यू टू हीट ओनली। वो किसकी वजह से चेंज होता है? हीट की वजह से चेंज होता है। ओके, दैट इज ड्यू टू चेंज इन हीट। हीट की वजह से वो हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा ई है, ये हमारा क्या था? क्यू की वजह से या एनर्जी में चेंज, हीट। हीट या तो एब्जॉर्ब होगी, आइदर द सिस्टम विल एब्जॉर्ब हीट और आइदर द सिस्टम विल एमिट हीट। ठीक है, निकाय या तो ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा या ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। This is known as very first kind of interaction, that is known as thermal interaction. सेकेंड इंटरेक्शन मैंने आपको क्या बताया था? अगर इन दोनों सिस्टम्स को हमने थर्मल इंसुलेटेड कर दिया, ऊष्मा रोधी कर दिया, ठीक है, थर्मल इंसुलेटेड का मीनिंग होता है ऊष्मा रोधी। ठीक है, यानी अब इनमें आपस में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो अगर आपस में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो व्हाट इज द मेथड रिमेनिंग फॉर द चेंज इन डेल्टा ई? ठीक है, तो वो डेल्टा ई में चेंज किसकी वजह से होता है? वर्क डन की वजह से होता है, कार्य की वजह से होता है। ठीक है, तो ये W की वजह से होता है। अब ये वर्क डन कैसा हो सकता है? ऑन सिस्टम, ठीक है, निकाय पर, ओके, एंड बाय सिस्टम। सर ठीक है सर एक मिनट, हाँ तृप्ति को परमिशन दे दो। ओके, सो दैट इज ऑन सिस्टम एंड दैट इज बाय सिस्टम। ठीक है, तो दो तरीके से आप क्या कर रहे हो? वर्क डन कर रहे हो, ऑन सिस्टम एंड बाय सिस्टम। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज एडियाबैटिक इंटरेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? एडियाबैटिक इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। बट द थिंग इज दैट नथिंग इज फुली थर्मली और नथिंग इज फुली एडियाबैटिक। ठीक है, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रम पूर्ण रूप से ऊष्मीय नहीं होती और पूर्ण रूप से रुद्धोष्म नहीं होती। दैट्स व्हाई वी कैन से, ठीक है, जो थर्ड आपका इंटरेक्शन होता है उसको बोला जाता है जनरल इंटरेक्शंस। ठीक है, व्यापक अन्योन्य क्रियाएं, इंटरेक्शंस। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। ओके, सो क्या होती हैं ये? इसके अंदर जो एनर्जी में चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ Q एंड दिस इज बिकॉज ऑफ W। दोनों की वजह से, हीट ट्रांसफर की वजह से भी एनर्जी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और किसकी वजह से चेंज हो रहा है? वर्क की वजह से भी उसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, दैट चेंज इन एनर्जी इज ड्यू टू heat and due to work, and this is further we can say, this is also we called first law of thermodynamics। अभी आगे इसको एक दिन पढ़ेंगे पूरा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे क्या है? बेसिक चेंजेस हैं। नाउ next thing is that we have to move to distribution of energy between macroscopic system। क्योंकि जब आप पहले मैक्रोस्कोपिक सिस्टम समझोगे कि कैसे उनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फिर आप उसके एग्जांपल्स को डिसाइड कर सकते हो कि हाउ वी कैन गो फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है
distribution of energy in between macroscopic system, ओके, यानी स्थूल निकायों में ऊर्जा वितरण। देखिए, अगेन आई एम टेकिंग टू सिस्टम्स, ए और ए डैश। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं ना, स्थूल निकाय, मैंने क्या कहा, ए और ए डैश मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स है, ए एंड ए डैश आर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो बट नेचुरल है, कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स किससे एसोसिएटेड है, ए से एसोसिएटेड है, और कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स किससे एसोसिएटेड है, ए डैश से। यानी कुछ सूक्ष्म निकाय ए से एसोसिएटेड है और कुछ सूक्ष्म निकाय किससे एसोसिएटेड है, ए डैश से। और ये दोनों आपस में क्या है, इंटरेक्शन करते हैं। इन दोनों का इंटरेक्शन सही से हो, इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि दैट इट कैन मेक अ सिस्टम which is isolated and it is called A star. Okay, so this is called what we call, this is isolated system. जो भी चेंजेस होंगे वो इनके इंटरेक्शन की वजह से होंगे, ठीक है। और ये एक सुपरसेट बनाएगा और वो सुपरसेट आपका क्या कहलाता है, ए स्टार सिस्टम कहलाता है। ओके, अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर अ चेंज, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि लेट इनिशियली, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका ए स्टार सिस्टम है, ए स्टार सिस्टम यू नो वेल व्हाट इज दिस, जिसकी एनर्जी आपकी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ए स्टार सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ए से एसोसिएटेड एनर्जी मैंने कितनी बोली, दैट इज ई, सॉरी, ओके। और ए डैश से एसोसिएटेड एनर्जी को ई डैश बोला या ई प्राइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ई और इन दोनों की से एसोसिएटेड एनर्जी है। अब एक वर्ड आता है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज नोन एज accessible energy states. This I have already told you previously, accessible energy states. Okay, ये हर सिस्टम से एसोसिएटेड होंगे, इन्हें बोलते हैं अभिगम्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। ये जो एक्सेसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं, ये ए से भी एसोसिएटेड होंगे और ए डैश से भी एसोसिएटेड होंगे, क्योंकि दोनों मैक्रो सिस्टम है, और दोनों मैक्रो सिस्टम है तो उनसे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ क्या होंगे, माइक्रो सिस्टम्स होंगे, माइक्रो लेवल्स उससे एसोसिएटेड जरूर होंगे। ओके, तो यहाँ पर इन नंबर्स का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इन ये जो एक्सेसिबल एनर्जी स्टेट्स है, इनका एक नंबर फिक्स होता है दोनों लेवल्स के लिए, ए के लिए भी फिक्स होगा और ए डैश के लिए भी ये हमारा क्या होगा, लेवल फिक्स होगा। ओके, तो हमने क्या कहा कि जब ए है तो ए से एसोसिएटेड एनर्जी ई है, तो इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी लेवल्स हैं, से दैट दीज आर ओमेगा ऑफ ई, ठीक है, या ओम ऑफ ई इसको बोला मैंने, ठीक है। ये इसके एसोसिएटेड एनर्जी लेवल्स हैं, ओके। और इससे एसोसिएटेड एनर्जी लेवल्स कितने हैं, ओमेगा प्राइम ऑफ ई प्राइम, ये आपके क्या है, इससे एसोसिएटेड आपके क्या है, एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको इंफॉर्मेशन कि हमने इनिशियली ये सारे इससे एसोसिएटेड एनर्जी लेवल्स है और ये इससे एसोसिएटेड एनर्जी लेवल्स है। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ठीक है, कि यहां पर हमने ये बोला था कि दैट ए स्टार इज आइसोलेटेड सिस्टम। इफ ए स्टार इज आइसोलेटेड सिस्टम, then what is the energy of this A star? That should be E star. उसको मैंने किससे कंसीडर किया, इसकी एनर्जी को E star से कंसीडर किया, ओके। एंड व्हाट इज दिस E star? E star is nothing but it is E plus E dash. इसको मैंने क्या बोला, E plus E dash या E plus E prime मैंने इसको बोला,
और मैंने इसको क्या बोला, इट इज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी की वजह से हमने कहा कि ये इसकी जो ऊर्जा है वो नियत रहेगी। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। ओके, एक इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जहां पे डिस्टरबेंस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जस्ट कंसीडर लाइक दिस। ओके, मैंने क्या कहा कि आप एक हिल के ऊपर चढ़ रहे हो, यू आर जस्ट मूविंग ऑन अ हिल, ठीक है, या आप हिल से उतर रहे हो, ठीक है, लेकिन हिल से चढ़ते वक्त, हिल का मतलब समझते हो ना, पहाड़ पे चढ़ते वक्त और पहाड़ से उतरते वक्त एक पॉइंट जरूर आता है जब हिल फॉर्म होती है, तो वो पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है, दिस इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसके ऊपर डिस्टरबेंस कैसे जाता है, इक्विलिब्रियम है, आप गए, जब तक आप यहाँ पर थे आप लोग चढ़ रहे थे, ठीक है, और जब आप इधर थे तो आप उतर रहे थे, या इधर से चढ़ रहे थे इधर से उतर रहे थे, एनीथिंग यू कैन कंसीडर, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन हिल के ऊपर एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो, आप इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होते हो, ठीक है, और वही जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वहां डिस्टरबेंस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। डिस्टरबेंस कैसे होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने आपको जस्ट यहां से पुश कर दिया, यहां से धक्का मार दिया, आप इधर जाओगे, या मैंने आपको थोड़ा सा भी इधर धक्का किया तो आप किधर जाओगे, आप इधर जाओगे। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो इक्विलिब्रियम होती है वहां पर डिस्टरबेंस की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्या, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अभी यही बात हम लोगों को लेकर चलनी है, ठीक है। क्यों, जब भी कोई भी इक्विलिब्रियम आता है, किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम आता है, तो उस समय प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कि उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, अगर आपने थोड़ी सी भी उसको क्या दे दिया, एनर्जी दे दी। इफ यू हैव गिवन सम एनर्जी टू दैट सिस्टम, या उसका एनर्जी चेंज हुआ तो उसका इक्विलिब्रियम तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आप हमेशा अपने दिमाग में यही मान के चलिएगा, क्योंकि इसी से एसोसिएटेड एंट्रोपी होती है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप भी क्या कहते हो, आप भी ये कहते हो, एंट्रोपी को आप कैसे डिफाइन करते थे, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टरबेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वही आपकी क्या होती है, एंट्रोपी भी होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से इक्विलिब्रियम इजीली क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां से सिस्टम थोड़ा सा भी क्या किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है, किया जा सकता है, या इस पॉइंट के ऊपर डिस्टरबेंस की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है। ओके, अब देखिए मैंने ये माना था कि ए और ए डैश इनिशियली क्या है, इक्विलिब्रियम में, जस्ट आई हैव अज्यूम्ड। अब इक्विलिब्रियम का मतलब आपको मालूम है, ठीक है, ए एंड ए डैश ये दोनों किसमें है, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक, तो इसका मतलब ये है कि बट नेचुरल ए स्टार भी इक्विलिब्रियम में, जब ए और ए डैश इक्विलिब्रियम में तो ए स्टार भी इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम में एनर्जी का क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं। वेरिएशन का मतलब ये है कि हमने क्या कहा, ई ए सिस्टम की एनर्जी के अंदर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस किया तो ये एनर्जी में डिस्टरबेंस कितना कर दिया, ई से कुछ डिस्टर्ब करके इसकी एनर्जी को मैंने चेंज कर दिया, और ये वेरिएशन कितना कर दिया, ई प्लस डेल्टा ई, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है, वेरिएशन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ये कहते हैं कि इसके एनर्जी लेवल भी हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियली इसके एनर्जी लेवल्स जो है या इसके एक्सेसिबल जो स्टेट्स हैं उनको मैंने क्या बोल दिया, ओमेगा स्टार ऑफ ई, मैंने इसको क्या कर दिया, बोल दिया। ओके, तो यहां पर ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये जो चेंज किया ए के एनर्जी लेवल में, उसको रिफ्लेक्ट करना है ए स्टार के ऊपर। वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, किसके ऊपर, ए स्टार के ऊपर। तो हमें वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ए स्टार, ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कौन से फंक्शन की, ए स्टार फंक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ओके,
प्रोबेबिलिटी को जनरली आप क्या कहते हो कि मान लीजिए इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ये मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ए स्टार के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो ए स्टार की है वो फिक्स है, ठीक है, वो आपकी क्या है, सम कांस्टेंट। मान लीजिए वो वैल्यू समथिंग से कि x1 है, वो वैल्यू आपकी क्या है x1। जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स में आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन अगर मैंने कुछ एनर्जी में चेंज किया तो कुछ ना कुछ इसके एनर्जी लेवल में या तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या कुछ क्या होगा, चेंज होगा। सपोज दैट इज x2, ठीक है, उसकी वजह से वो चेंज कितना हुआ, x2। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते थे, ठीक है, x2 upon x1, like that we will define that particular probability. Since this x1 is constant, तो हम इस प्रोबेबिलिटी चेंज को एक कांस्टेंट मान लेते हैं और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, c of x2 की फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, इनिशियली दिस नंबर इज कांस्टेंट, ये जो आपका है इनिशियली, क्योंकि जब हम कह रहे हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है, एनर्जी फिक्स है, तो ये वाली वैल्यू भी इसकी क्या होगी, फिक्स होगी। बट वी हैव चेंज द एनर्जी ऑफ दिस, एक सिस्टम की एनर्जी में क्या हुआ, चेंज हुआ। ये इंटरेक्शन करेंगे तो बट नेचुरली इसकी में भी चेंज होगा। ए डैश की एनर्जी में कितना चेंज हो सकता है, अगर डेल्टा ई चेंज किया है तो इसकी एनर्जी में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, डेल्टा ई के बराबर क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। बट वी आर कंसिडरिंग एक सिस्टम का चेंज को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, हाउ वी कैन डिफाइन दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज c कांस्टेंट ऑफ ओम स्टार ऑफ e से हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दिस प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जहां ये c एक कांस्टेंट होता है, c क्या है, कांस्टेंट होता है, जनरली इसको कहते हैं 1 अपॉन समेशन ऑफ ऑल द फिक्स एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इनकी वैल्यूज को हमने क्या किया, इस तरीके से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। लेकिन सिस्टम क्या है, ए स्टार सिस्टम है ए और ए डैश का, और चेंज भी हम ए में कर रहे हैं, तो हमें अब इसको किससे एसोसिएट करना पड़ेगा, ए और ए डैश से हमें इसको क्या करना पड़ेगा। सिंस ए एंड ए डैश, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज ऑफ ओम ऑफ स्टार ऑफ ई, ये जो आपके एनर्जी लेवल है, जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, द टू सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट, तो उनका प्रोबेबिलिटी पीए किसके इक्वल होता है, पीपी के इक्वल होता है। सिमिलरली ये जो एनर्जी लेवल है इसके, वो कैसे लिखे जाएंगे, दैट कैन बी रिटन एज ओम ऑफ ई इनटू ओमेगा डैश ऑफ ई डैश, या ओमेगा प्राइम ऑफ ई प्राइम भी बोल सकते हो आप। इस तरीके से इस वैल्यू को क्या किया जाता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर दिस प्रोबेबिलिटी, इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन किससे एसोसिएट हो गया, ठीक है, ओमेगा ऑफ ई ऑफ ओमेगा डैश ऑफ ई डैश, इससे ये मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, एसोसिएट हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि टोटल ये जो आपका कंपोजिट सिस्टम है, उसके लिए एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। अगर इसकी एनर्जी कांस्टेंट है और चेंज भी कर रहे हो तो एक में चेंज होगा, एक में या तो चीज इंक्रीज होगी या दूसरे में चीज क्या होगी, डिक्रीज होगी, या इसमें इंक्रीज होगी या इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैथमेटिकली ये या स्टैटिस्टिकली ये दो तरीके के फंक्शंस क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि इनका स्टैटिस्टिक्स ऐसे डिसाइड हो, इनकी सांख्यिकी इस तरीके से डिसाइड हो कि एक फंक्शन तो कैसा बने, रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। इसको बोलते हैं द्रुतगामी वर्धमान, ठीक है। ये फंक्शंस आपने पढ़े थे मैथमेटिक्स में, ठीक है, रैपिडली इंक्रीजिंग। या दूसरा फंक्शन कैसे डिफाइन हो, दैट इज नोन एज रैपिडली
डिक्रीजिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं द्रुतगामी ह्रासमान। यानी इन दोनों का स्टैटिस्टिक्स ऐसे बनना चाहिए कि एक सिस्टम में इंक्रीज हो रहा है और दूसरे सिस्टम में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वो अगर मैं कहूं ग्राफिकली, अगर मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूं तो वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। चेंज किसका चेंज है, दिस इज द चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का चेंज। इस प्रोबेबिलिटी का चेंज कैसा होना चाहिए, इन दो फंक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन दो फंक्शन में अगर चेंज होगा तो चेंज ऐसा होगा कि एक तो रैपिडली इंक्रीजिंग हो और एक रैपिडली डिक्रीजिंग हो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है किसी एक कंपोजिट फंक्शन में कि कोई फंक्शन रैपिडली इंक्रीजिंग या रैपिडली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है, 100% एक ऐसा क्या होता है, पॉइंट आता है जिसके ऊपर, ठीक है, एक वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू को वो क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है, लाइक दिस, ठीक है। आप एक जना चढ़ रहा है और एक जना उतर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है, ठीक है, जिसे आप हिल टॉप कहते हो, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, पीक होती है, जिसे आप शिखर मान कहते हो, ठीक है, शिखर बोलते हो। तो ये फंक्शन इस तरीके का क्या होता है, फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट होता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि ये अगर रैपिडली इंक्रीजिंग है और ये आपका क्या है, रैपिडली डिक्रीजिंग है, तो इन दोनों के बीच में एक हिल टॉप जरूर बनता है, और ये जो पर्टिकुलर आपका क्या होता है, हिल टॉप होता है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा का एक विशिष्ट मान होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी उस एनर्जी को या उस वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, E इज इक्वल टू ई बार से मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और ये एनर्जी है, तो यानी ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, किसका, इस फंक्शन का, ये क्या है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। और क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। कोई अगर आपसे रीजन पूछे, then you have to tell him that this is why, because this is a composite function, A स्टार है। जो भी चेंज हमने A स्टार के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन स्टार के लिए किया या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए किया, वो रिफ्लेक्ट हुआ किसके थ्रू, वो रिफ्लेक्ट हुआ A और A डैश फंक्शन दोनों के थ्रू। ये वाला फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर एक का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरे का रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। और ये स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ठीक है। ए स्टार था, ए था और ए डैश था, और अगर इसकी यूनिट फिक्स है तो मे बी ये चेंज 5 0 4 1 3 2 लाइक दिस। तो एक तो क्या हो रहा है, रैपिडली डिक्रीजिंग हो रहा है, एक रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो फंक्शन हमेशा इस तरीके से रहेगा आपका कि वन फंक्शन इज रैपिडली इंक्रीजिंग और सेकंड फंक्शन इज रैपिडली डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये जो इनकी विड्थ होती है, ये जो चेंज होता है, ये डेल्टा ई होता है। ये चेंज कितना बोला जाता है, ये जो इसकी विड्थ होती है, इस विड्थ को कितना बोला जाता है, डेल्टा ई बोला जाता है। जनरली देखा जाए तो ये बहुत, इसकी विड्थ बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, इसकी पीक वैल्यू के कंपैरिजन में ये डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये तो इसका क्या है, मैकेनिज्म है। बाकी की इसके बाद हम जो भी चीज करेंगे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, ओके। सो टिल हियर इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, you can